हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम देखेंगे 29 और 30 नवंबर का न्यूज़पेपर। और 30 नवंबर का न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको ज़रूर देखिएगा क्योंकि उसमें बहुत अच्छे अच्छे एडिटोरियल्स भी हैं और न्यूज़ आर्टिकल्स भी है। पूरे महीने में मुझे सिर्फ आज का न्यूज़पेपर ऐसा लगा कि जहाँ पे कुछ अच्छा आर्टिकल्स मिला है। तो पहले 29 का देख लेते हैं, फिर 30 का देखते हैं। तो पहला ये था कि टनल जो ट्रैप्ड वर्कर्स हैं उनको रेस्क्यू कर लिया गया है और उसके लिए रैट होल माइनिंग की टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। तो रैट होल माइनिंग क्या है, इसके बारे में आपको नेक्स्ट 30 नवंबर के न्यूज़पेपर के दिन एक एडिटोरियल आया है, उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो रैट होल माइनिंग के बारे में हम वहाँ से जान लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या क्या ये एनजीटी ने बैन कर दिया है, रैट होल माइनिंग क्या है, तो ये सब उस अच्छे एडिटोरियल में दिया, तो वहाँ से देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है अवार्ड इन न्यूज़, सत्यजीत रे अवार्ड। तो ये अवार्ड किसको दिया जाता है? सिनेमा में। ठीक है, सिनेमा में, और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है और ये माइकल डॉगलस को दिया गया है एट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जो गोवा में हुआ था। ठीक है, तो इतना जानने की ज़रूरत थी इसमें। नेक्स्ट है मुस्लिम स्टूडेंट्स के बारे में। यहाँ पे एजुकेशन स्टेटस के बारे में बताया गया है कि जो ड्रॉप आउट रेट है वो काफ़ी हाई है मुस्लिम स्टूडेंट में। तो ये मतलब पिछले साल से इस साल बच्चों ने कम एनरोलमेंट भी किया है। तो इससे एक सोसाइटी में एक गलत मैसेज जा रहा है कि यहाँ पे एजुकेशन का कमी आ रही है। तो इसको एड्रेस कैसे कर सकते हैं, स्पेशली इन मुस्लिम फैमिलीज़। तो जो भी मेरे मुस्लिम सब्सक्राइबर्स हैं, मैं उनको अर्ज करूँगा कि प्लीज़ आप अपने छोटे भाई बहन को ज़रूर स्कूल में एनरोल करवाएं, और जो आपके आसपास जो बच्चे हैं जो अंडर प्रिविलेज्ड किड हैं उनको भी स्कूल ज़रूर भिजवाएं। और जो नॉट जस्ट स्पेशली मुस्लिम स्टूडेंट्स, सभी से अर्ज करता हूँ कि जितने भी जो बच्चे हैं उनको सरकारी स्कूल एटलीस्ट वहाँ पे एडमिशन ज़रूर दिलवाएं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में। एक नया तरीके का टूरिज़्म है, ये माइस टूरिज़्म। इसमें क्या होता है? मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस और एग्जीबिशंस। तो जब भी आप टूरिज़्म के बारे में कोई आर्टिकल लिखेंगे, आंसर राइटिंग लिखेंगे या ऐसे लिखेंगे या GS4 में कोई टॉपिक डालेंगे, तो वहाँ पे इस नए टर्म को ज़रूर इंट्रोड्यूस कीजिएगा, माइस टूरिज़्म। ठीक है, जैसे मीटिंग इंडिया में कराई जाए। सिंगापुर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जहाँ पे माइस टूरिज़्म बहुत होता है। कोई भी वर्ल्ड की मीटिंग हो, कुछ भी हो, तो सिंगापुर प्रेफर करते हैं। सेम उसी तरीके से हमको इंडिया को भी माइस टूरिज़्म के लिए डेवलप करने की आवश्यकता है। तो ये आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्लीन एनर्जी का शेयर कितना है इंडिया में और कौन सा स्टेट इसको लीड कर रहा है, ये बहुत अच्छा आर्टिकल था। तो ये कहा गया है कि जैसे कि चाइना का जो क्लीन एनर्जी शेयर है 2000 ईयर्स में 20% था और आज नियरली 40% है। तो चाइना का लगातार बढ़ रहा है, इंडिया का भी बढ़ रहा है। 17% से सिर्फ 23% हुआ है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुआ है। ब्राज़ील एक ऐसा देश है जिसमें 90% क्लीन एनर्जी से आता है। एथियोपिया भी ऐसा है जो 90% क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और UAE बस एक ऐसा कंट्री है जो वेस्ट एशिया में जो अपना फॉसिल फ्यूल कंजम्पशन घटा रहा है और ये बढ़ा रहा है। ठीक है, ईरान, साउथ अफ्रीका और इजिप्ट, इनमें अच्छे से क्लीन एनर्जी को प्रमोट नहीं किया जा रहा है। और वहीं स्टेट्स की बात की जाए तो गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश टॉप 5 स्टेट्स हैं जो क्लीन एनर्जी में अच्छा खासा योगदान दे रहे हैं। सबसे ज़्यादा हिमाचल प्रदेश, 100% यहाँ पे क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, वो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे और राजस्थान ने काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस किया है। जैसे देख सकते हैं आप, यहाँ पे 40% है, 55%, बहुत क्वांटम जंप है यहाँ पे। तो राजस्थान, कर्नाटका, तमिलनाडु, गुजरात और हिमाचल प्रदेश, ये टॉप 5 स्टेट्स हैं जो क्लीन एनर्जी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। कंट्रीज़ में किसने सबसे ज़्यादा किया है? चाइना ने। लेकिन चाइना सबसे ज़्यादा पोल्यूटर भी है क्योंकि वहाँ पे एनर्जी डिमांड बहुत ज़्यादा हाई है। तो चाइना पोल्यूटर भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ग्रीन एनर्जी में भी उसका शेयर ज़्यादा है। तो होप आपको ये आर्टिकल समझ में आएगा। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। तो ये एक आर्टिकल है कि RBI ने क्या किया है, रिस्क वेट बढ़ा दिया है लैंडिंग के लिए।
ठीक है। तो अब जैसे कि क्या होता था, बजाज फाइनेंस का कॉल आया, 50,000 का लोन ले लीजिए, 1 लाख का लोन ले लीजिए। तो अब उसमें उनको थोड़ा सा कर्व करने के लिए, एनबीएफसी को कर्व करने के लिए थोड़े से रूल्स टाइटन किए गए हैं। तो इसको आप पढ़िएगा, ईजी है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। नेक्स्ट है ये डिस्क्लोज पॉलिटिकल डोनेशन। तो जैसे कि अभी क्या होता है, इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज डोनेशन एक्सेप्ट करती हैं, लेकिन कौन सा नेता किसको, कौन सा बिजनेसमैन किसको दे रहा है, कितना पैसा दे रहा है, कितने टैक्स की चोरी हो रही है, ये सब एक ट्रांसपेरेंट मैनर में बिल्कुल नहीं हो रहा, ये सब ओपेक है। तो यहाँ पे पॉलिटिकल डोनेशंस को डिस्क्लोज करने की मांग की जा रही है, जिससे ट्रांसपेरेंसी बढ़े, डेमोक्रेसी में थोड़ा सा एनरिच हो अपनी डेमोक्रेसी। तो ये उसके बारे में आर्टिकल है, इसको खुद से पढ़िएगा, अच्छे से समझ में। अब चलिए चलते हैं मेन 30 नवंबर की न्यूज़पेपर में, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे पहला क्या है, इंडिया बैक्स यूएन रेजोल्यूशन अगेंस्ट इजराइल फॉर नॉट लिविंग सीरियल गोलान। अब इसमें गोलान हाइट्स के बारे में बताया गया है कि इजराइल ने 1967 में इस एरिया को सीरिया से ऑक्यूपाई कर दिया गया था। तो यूनाइटेड नेशन में एक रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके अगेंस्ट में इंडिया ने वोटिंग की है कि हाँ, ये माना है कि इजराइल ने कब्जा किया है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, लोकेशन ऑफ गोलान हाइट्स और इजराइल्स ऑक्यूपेशन ऑफ सीरियन लैंड, जो कि मैंने बता दिया 1967 में किया था। तो गोलान हाइट्स कहाँ पे, ये काफ़ी अच्छा लोकेशन है। ये एरिया ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ वॉर। तो ये गाज़ा सिटी आप अच्छे से याद रखेंगे। इसके अलावा इजराइल का नक्शा देखेंगे, इजिप्ट से लगता है, जॉर्डन से लगता है, सीरिया से लगता है, लेबनान से लगता है और मेडिटेरेनियन सी से लगता है। इंपॉर्टेंट पोर्ट्स कौन कौन से, हाइफा पोर्ट इंपॉर्टेंट है और एलात पोर्ट इंपॉर्टेंट है। और ये है गोलान हाइट्स का लोकेशन, जो कि लेक ऑफ सी ऑफ गैलिली, सीरिया और लेबनान से ये अपना बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है। यरूशलेम एक सबसे होली प्लेस है पूरे वर्ल्ड की, और इम्पॉर्टेंट वाटर बॉडी सी ऑफ गैलिली और डेड सी। तो ये डेड सी जॉर्डन से लगता है, इजराइल से लगता है, और इस वाले वेस्ट बैंक से लगता है। वेस्ट बैंक और गाज़ा में पैलेस्टीनियन लोग रहते हैं और इजराइल में इजराइलीज रहते हैं। ठीक है। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इन्वेजिव स्पीसीज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये हमेशा प्रीलिम्स में पूछा जाता है। तो एक ऐसा ही स्पीसीज़ है लैंटाना कैमारा। अब उसका यूज़ कैसे किया जाए, तो यहाँ पे इन्होंने एक सस्टेनेबल यूज़ बताया है कि इसको हम स्कल्पचर्स के फॉर्म में इसको डेकोरेटिव पीसेस बना सकते हैं। तो ये एक अच्छा सा इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल तरीका है टू यूज़ द इन्वेजिव स्पीसीज़। ठीक है। तो इस तरीके के अब जितने भी इन्वेजिव स्पीसीज़ आएंगे उनको एक टेबल नोट्स बनाएगा। लैंटाना कैमेरा है, और जितने भी कॉस्कस हैं और कांग्रेस ग्रास है, ये सब जितने भी हैं इन्वेजिव स्पीसीज, इसका आप एक लिस्ट बना लेंगे इन्वायरमेंट की बुक से। होप आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्या है, पार्लियामेंट का विंटर सेशन स्टार्ट होने वाला है, जिसमें 4 की बिल्स इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। एक ये है कि जो जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहाँ पे 2 सीट्स नॉमिनेट की जाएगी माइग्रेंट कम्युनिटी जो 1990 एथनिक वायलेंस में डिस्प्लेस हुए थे, उनके लिए 1 सीट उनके लिए, और 1 सीट जो पीओके एरिया में रहने वाले लोग थे वहाँ से। तो 2 रिप्रेजेंटेशन जम्मू कश्मीर में की जाएगी। और दूसरा और कौन कौन से बिल्स इंट्रोड्यूस होंगे, तो ये जो 3 क्रिमिनल लॉ लेजिस्लेशंस जो आए थे, वो 3 बिल्स इंट्रोड्यूस की जाएंगे। एक बार बिल्स को इंट्रोड्यूस हो जाने दीजिए, उसके बाद जब वो एक्ट बन जाएंगे तो वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी हुई है, और इसमें यह कहा गया कि मल्टीलैटरलिज्म को एक नया बूस्ट मिला है, डॉन ऑफ न्यू मल्टीलैटरलिज्म। मल्टीलैटरलिज्म का मतलब क्या होता है कि एक ही पावर सेंटर ना रहे। जैसे कि पहले क्या होता था, 2 पावर सेंटर थे, एक यूएसए और एक यूएसएसआर, 2 पावर सेंटर, और बाकी कंट्रीज या तो इधर जाती थी या तो इधर जाती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, मल्टीपल पावर सेंटर होने चाहिए। यूएसए भी एक पावर सेंटर है, चाइना भी एक पावर सेंटर है, इंडिया भी एक पावर सेंटर है, रसिया भी एक पावर सेंटर है, सऊदी अरेबिया भी एक पावर सेंटर। तो मल्टीलैटरल जो, क्योंकि सबकी बात सही सुनी जाए, तो यहाँ पे हमने क्या अचीव किया है वो 10 पॉइंट में एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, 7, 8, 9, 10 मैंने सब कुछ अच्छे से यहाँ पे लिख दिया है। तो इसमें से कुछ ये बता देता हूँ कि जैसे इंक्लूसिव
प्रिंसिपल्स को फॉलो किया गया है बाय इंक्लूजन ऑफ अफ्रीकन यूनियन। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, अफ्रीकन यूनियन के बारे में आपको पता होना चाहिए। 55 अफ्रीकन नेशंस होते हैं। और दूसरा क्या है, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। तीसरा क्या है, जन भागीदारी की गई है, क्योंकि G20 के सारा जो वेन्यू था वो पूरे देश में फैला हुआ था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को एक्सेलरेट करने के लिए प्लान बनाया गया है। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान दिया गया है। क्लीनर ग्रीनर वर्ल्ड के लिए हमने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस और ग्रीन हाइड्रोजन को पुश किया है। मिशन लाइफ लॉन्च किया है। इसके अलावा नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस में कितना पैसा लगेगा, 5.9 ट्रिलियन रुपीज़ लगेंगे, डॉलर्स लगेंगे, उसको रिकॉग्नाइज किया गया है। तो ऐसे करके टोटल 10 पॉइंट्स में डिस्क्राइब किया गया कि इंडिया की प्रेसिडेंसी से हमको क्या फ़ायदा हुआ। तो वन ऑफ द बेस्ट आर्टिकल फ्रॉम टुडेज न्यूज़पेपर। आगे बढ़ते हैं। ड्रोन यूसेज इन एग्रीकल्चर। आपको एक ई टेक इन द एड ऑफ फार्मर, एक ये करके टॉपिक है। GS3 सिलेबस आप ओपन करेंगे तो ये एक टॉपिक है। यहाँ पे आपको ड्रोन कैसे यूज़ कर सकते हैं एग्रीकल्चर में ये बताया गया है। यहाँ पे कैसे यूज़ कर सकते हैं नैनो फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स एप्लीकेशन के लिए। अभी कैसे दिए जाएंगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो महिलाएं हैं उनको दिए जाएंगे थ्रू दीनदयाल अंत्योदय योजना में जो रजिस्टर्ड है। एक ड्रोन की कॉस्ट आएगी 10 लाख और 8 लाख तक का सब्सिडी दिया जाएगा, ठीक है, एक ग्रुप को। तो आपको ये समझ में आया होगा एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। जो फ्री फूड ग्रेन स्कीम थी वो उसको 5 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो यहाँ पे एक चीज़ ये जानने की है कि फूड सब्सिडी, फ्यूल सब्सिडी, फर्टिलाइज़र सब्सिडी, ये 3 सब्सिडी सरकार देती है और इनमें से सबसे ज़्यादा पैसा फूड सब्सिडी में जाता है। फूड सब्सिडी के बाद ऑयल सब्सिडी में जाता है, फिर उसके बाद फ्यूल सब्सिडी में जाता है, फिर उसके बाद जाता है फर्टिलाइज़र सब्सिडी में। तो ये आपको पता होना चाहिए। और दूसरा, इस स्कीम के बारे में पता होना चाहिए कि क्या कैसे मिलता है और कितना पैसा लगेगा। 11.8 लाख करोड़ इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल था। आगे बढ़ते हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट स्कीम, ये कोर्ट्स क्यों बनाए गए थे? टू प्रोवाइड जस्टिस, स्पीडी जस्टिस। तो फास्ट ट्रैक जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए ये कोर्स बनाए गए थे, जिनकी टेन्योर को वापस से 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो रिफॉर्म्स इन जुडिशरी, ठीक है, इसमें ये एक टॉपिक है रिफॉर्म्स इन जुडिशरी, उसमें आप इसको कोट कर सकते हैं कि ये फास्ट ट्रैक कोर्ट कैसे हेल्प कर सकता है स्पीडी जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए। जो रेप विक्टिम्स हैं, जो पॉक्सो के केसेस हैं, जो बच्चों पे अत्याचार होते हैं, वो वाले केसेस हैं, तो उनमें कैसे इस फास्ट ट्रैक कोर्ट का हम यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आर्टिकल है, श्रीलंका एक डील पे पहुंच गया विथ इंडिया और पेरिस, जहां उसके डेट को रीस्ट्रक्चर किया जाएगा। तो अब यहाँ पे 2-3 चीज़ जानने की बात रही है। पेरिस क्लब क्या होता है, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी IMF क्या, इन दोनों से सवाल आ चुका है प्रीलिम्स में, तो ये देख लेते हैं। पेरिस क्लब एक वेस्टर्न क्रेडिटर कंट्रीज़ का ग्रुप है, जिनका एम क्या था कि जो थोड़े डेट रिलीफ सोल्यूशन प्रोवाइड करना था उन कंट्रीज़ को जो अपना लोन नहीं रीपे कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें ऑल 22 मेंबर फ्रॉम OECD कंट्रीज इसका ग्रुप है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है, विथ रेफरेंस टू G20 कॉमन फ्रेमवर्क कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इट इज़ इनिशिएटिव एंडोर्स्ड बाय G20 टुगेदर विद पेरिस क्लब। तो ये सही था, ठीक है। इट इज़ इनिशिएटिव टू सपोर्ट लो इनकम कंट्रीज विद अनसस्टेनेबल डेट, तो ये भी सही था। तो ये क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स में, 2022 में आया था या 2021 में आया था, मुझे उतना ध्यान नहीं है, लेकिन ये हाल फिलहाल का ही क्वेश्चन है। दूसरा, ये 2022 में आया था, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी किससे रिलेटेड है? तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से है। तो ये एक ही आर्टिकल से आपको 2 क्वेश्चन मिल गए। दैट्स वाई रीडिंग न्यूज़पेपर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट एडिटोरियल है सेक्स एजुकेशन और सोशल जस्टिस एजुकेशन के बारे में। सेक्स एजुकेशन क्यों ज़रूरी है, इसमें ये यहाँ पे 5-6 पॉइंट दिया गया है जिसको आपको पढ़ेंगे। और सोशल जस्टिस और सेक्स एजुकेशन कैसे कनेक्टेड है ये भी यहाँ पे बताया गया है। तो ये बहुत अच्छा आर्टिकल था, मस्ट रीड आर्टिकल, मैंने इसको कोट किया है। ऐसे में कोट कर सकते हैं, GS1 सोसाइटी में कोट कर सकते हैं, इंटरव्यू में भी काम आएगा। तो काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, तो यू शुड रीड दिस। आगे बढ़ते हैं। ये दूसरा जो आर्टिकल में बोला था, रैट होल माइनिंग। यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन है। वाई द काइंड ऑफ माइनिंग बैंड इन मेघालय बाई ग्रीन ट्रिब्यूनल, ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इसको क्यों बैन किया है? ये कैसे सेफ्टी और हेल्थ हजार्ड है?
और इन्वायरमेंट पे क्या इसका इम्पैक्ट है, और क्या इसमें चाइल्ड लेबर का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो ये 4 क्वेश्चन को इसमें एड्रेस किया गया है। रैट होल माइनिंग में 2 तरीके हैं, वर्टिकल ड्रिलिंग और हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग। या तो वर्टिकली ड्रिल करते हैं ऊपर से, जिसके अंदर आदमी घुसता है और सीधे कोयला निकालता है। हॉरिजॉन्टली ड्रिल करते हैं ऐसे सामने से, उसमें आदमी घुसता है, कभी कभी ट्रैप हो जाता है। तो ये एक रैट होल माइनिंग का तरीका है। ये 2014 में इसको एनजीटी ने बैन कर दिया था। और देखिए क्यों बैन किया गया था, इसका भी 2 रीज़न बताया गया है। एक ये पुअर वेंटिलेशन कोलैप्स ऑफ माइंस, एक ये अपार्ट फ्रॉम इन्वायरमेंटल कंसर्न। यहाँ पे जो 2 नदियाँ थी मेघालय में, वो एसिडिक हो रही थी और यहाँ पे इतने सारे केमिकल्स भी पाए जा रहे थे, तो इसलिए बैन किया गया था। और इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग और चाइल्ड लेबर जैसे क्राइम्स भी रिपोर्ट किए गए थे। और जो बच्चे हैं मेनली बांग्लादेश और नेपाल से बच्चे ला के यहाँ पे एम्प्लॉय किए जाते थे, तो काफ़ी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी था, तो इस वजह से इसको बैन किया गया। अब यहाँ पे आपको 3 चीज़ जानना है, व्हाट इज़ रैट होल माइनिंग, वाई इट वाज बैंड, हु बैंड इट, और इसका प्रैक्टिस मेघालय में कैसे होता था और क्यों होता था। ये चारों पॉइंट आपको इस आर्टिकल से पता चल जाएगा। सो रीड इट केयरफुली। सुबह में 11 और 12 बजे के बीच में इसको अपलोड कर देता हूँ, तो अच्छे से इसको ध्यान से पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। ये खुद से पढ़ने के लिए आर्टिकल था, हाउ यूनिवर्सिटीज़ एंड इंडस्ट्रीज़ कैन कोलैबोरेट। तो यूनिवर्सिटीज़ और इंडस्ट्री का कोलैबोरेशन होगा तो वोकेशनल एजुकेशन भी बढ़ेगा। आज इंडस्ट्री को क्या चाहिए और स्कूल्स और कॉलेजेस क्या पढ़ा रहे हैं, इसके बीच में गैप बहुत ज़्यादा है, तो इसको कैसे फिल किया जा सकता है। जब इंडस्ट्री और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आपस में कोलैबोरेट करेंगे तो उनको पता रहेगा कि एक्चुअली में डिमांड क्या है। तो वहाँ से ये आर्टिकल काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट है। और कैसे इसको टाइप ऑफ कोलैबोरेशंस भी दिया गया है, इसमें इसको पढ़ेंगे सेल्फ एनालिसिस के। तो ये था 30 नवंबर का न्यूज़पेपर, बहुत इंपॉर्टेंट था। तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये इनिशिएटिव कैसा लग रहा है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।